नमस्कार दोस्तों। शिक्षा की बातें कार्यक्रम में आज हमारे साथ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप तिवारी जी और प्रोफेसर के एन झा सर पैनलिस्ट के रूप में जुड़कर परिचर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमने डॉक्टर या प्रोफेसर इन सभी हस्तियों को हम जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि समय समय पे बच्चों के लिए डॉक्टरों की भी आवश्यकता होती है। डॉक्टर्स भी समय समय पे सेवा भावना के रूप में बच्चों के इलाज के लिए या बच्चों के हेल्थ के लिए काम आते हैं और सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए बच्चों के लिए, स्टूडेंट और अभिभावकों के लिए सामाजिक दायरे में ही सभी लोग आते हैं और सभी लोग कुछ न कुछ अपना योगदान देते हैं उनके चरित्र निर्माण में, उनके स्वास्थ्य निर्माण में या उनको आगे बढ़ाने में। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित और फेमस नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप तिवारी जी, जो कि बिलासपुर में उनका संकल्प नेत्र चिकित्सालय नाम का अच्छा बड़ा चिकित्सालय भी है, जिसमें समय समय पे वो सेवा भावना से भी योगदान देते हैं और कैंप भी लगाते हैं सेवा भावना के हिसाब से, जो कि जिनका एक सराहनीय योगदान रहा है सामाजिक जीवन में अपने डॉक्टर के चिकित्सा के क्षेत्र में। तो मैं उनको जोड़ रहा हूं। डॉक्टर संदीप तिवारी जी, नमस्कार। 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 कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि हमने तो एक छोटी सी आपकी जानकारी और परिचय बताया है दर्शकों को। आप शुरुआत करिए कि आप अपने बारे में शुरुआत से ही आप खुद बताइए। जी संदीप। धन्यवाद दिनेश शर्मा जी। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतने अच्छे विषय को पूरे जनमानस तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। क्योंकि शिक्षा की बातें, जैसा कि आपके कार्यक्रम का नाम ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीजें जो है पूरे समाज के निर्माण में बहुत ज्यादा मूलभूत बिल्डिंग ब्रिक्स का काम करता है। तो मैं सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया। अपने विषय में मैं यही बताना चाहूंगा, खासकर आज अगर इस कार्यक्रम में बहुत सारे छात्र भी जुड़े होंगे, अभिभावक भी जुड़े होंगे, तो मैं अपना परिचय बताना चाहूंगा कि मैं एक शिक्षक का पुत्र हूं, टीचर का पुत्र हूं। मेरे पिता पूरे ताउम्र उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है और हम लोग उनके साथ अलग अलग गांवों में रहते थे और गांव से निकल करके मेरी प्राथमिक शिक्षा जो हुई है वो छोटे छोटे गांवों में हुई है। बताने का अर्थ ये है कि गांव के आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो भी अभिभावक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति, प्राथमिक शिक्षा गांव से लिया हुआ व्यक्ति भी अगर चाहे तो समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है और एक स्थान बना सकता है। तो हम लोग छोटे छोटे गांवों में रहे, पिताजी के जैसे जैसे ट्रांसफर होते गए वैसे वैसे उन गांवों में हम लोगों ने अपना प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया। उसके पश्चात बिलासपुर के गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त की, 12वीं किया और रायपुर मेडिकल कॉलेज, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी MBBS की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात चूंकि पारिवारिक संस्कार ऐसे थे और परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे सेवाग्राम में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिला। सेवाग्राम वो वही जगह है जहां पर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किया था। उस पावन भूमि से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में 2002 में कंप्लीट किया। इस मेडिकल कॉलेज का मूल उद्देश्य ही लोगों की सेवा करना था। डॉक्टर सुशीला नायर जो महात्मा गांधी की पर्सनल डॉक्टर थी और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बहुत सहयोग दिया था, उनके द्वारा स्थापित रूरल मेडिकल कॉलेज है
जहां पर कि जी मुख्य रूप से हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के काम किया करते थे। इस तरीके से वहां से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं छत्तीसगढ़ में जी शासकीय सेवा में करीब करीब 8 वर्ष मैंने अपनी सेवाएं दी। और जी दूरस्थ एरिया में जाकर के, जैसे कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, जशपुर, वहाँ 15-15, 20-20 दिन रह करके लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग उस समय करते रहे, जब ऑपरेशन कैंप के थ्रू हुआ करता था ऑपरेशन। वहाँ जी पर रह करके हम लोगों ने बहुत सारे आदिवासी दूरस्थ पेंड्रा रोड में, पेंड्रा में, जशपुर में, इन सब जिलों में रह करके मैंने बहुत निकटता से ग्रामीण अंचल को देखा और वहाँ के लोगों को जितना सहायता कर सकता था अपने माध्यम से करने की जी कोशिश किया। तो जी इस तरीके से वर्तमान में मैं बिलासपुर में संकल्प नेत्र चिकित्सालय, मेरा हॉस्पिटल है, वहाँ मैं कार्यरत हूँ। और जी हम लोग यहाँ पर लगातार महीने में 1 या 2 दिन, कोरोना काल के पहले तक, कोरोना काल में जरूर ये कैंप्स अभी बंद हैं, कोरोना जी काल के पहले हम लोग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के कैंप लगाते थे। और जी हम लोग थर्सडे को जितने भी गरीब व्यक्ति रहते हैं ग्रामीण अंचल से आए हुए, उनका फ्री में कैटरेक्ट ऑपरेशन भी करते हैं। और जी इस तरीके से मेरा विशेष रूप से मोतियाबिंद के विषय में काफी काम रहा है। और डायबिटीज से रिलेटेड जो नेत्र रोग होते हैं, उसमें भी जी मेरी विशेष रुचि से मैं काम करता हूँ। जी जी संदीप जी, आपने लगभग अपनी सभी जानकारी दी। जी। और आपका शायद वॉल्यूम थोड़ा सा तेज है, वो रिपीट हो रहा है इसमें से, तो उसको थोड़ा कम कर लीजिए, या ईयरफोन हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि आवाज कई बार गूंजता है। तो आपने काफी जी। अच्छी बातें बताई, और आपने अपनी जो बचपन से लेके अभी तक की डॉक्टर बनने तक की आपने पूरी मूलभूत जो आपने संघर्ष किया है, या जो पारिवारिक जीवन रहा है, वो आपने कहा। और सबसे अच्छी बात बताई आपने, और हमें भी अच्छा लगा कि आप सेवाग्राम में जाके वहां से प्रशिक्षित हुए हैं। यही कारण है कि आपके चरित्र में ही सेवा की भावना का निर्माण हो चुका है, क्योंकि अच्छे जगहों पे रहने से, अच्छे संस्कार मिलने से बच्चों में एक अच्छी बातें आती है, संस्कार आते हैं। शायद सेवाग्राम में रहने पे या पारिवारिक संस्कार ऐसे होने के कारण ही आपके मन में या आपके चरित्र में ही सेवा भावना मतलब समा चुकी है। और यही कारण है कि आप जगह जगह समय समय पे कैंप लगाते हैं, निस्वार्थ भाव से, सेवा भावना से आप कैंप लगाते हैं और चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं, जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों सेवा भावना का ही कार्य क्षेत्र है। परंतु आजकल आप देख सकते हैं कि सेवा भावना से जो जो ये दोनों क्षेत्र हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, वैसे स्वास्थ्य का ये विषय नहीं है, इसमें मैं नहीं लेना चाहूंगा, पर फिर भी चूंकि दोनों सेवा भावना से हैं, तो आज आप देख सकते हैं कि लगभग मतलब स्कूल तो बिजनेस का सेंटर बनते जा रहा है। तो आप अपने स्कूली जीवन में और आज के स्कूली जीवन में क्या अंतर पाते हैं? हाँ, जी समय के हिसाब से मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है जी दिनेश जी, जी? क्लियर है आपकी आवाज। हाँ। पक्के तौर पे आज के समय में जहाँ पूरे समाज में व्यावसायिकता छा गया है, जी हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत नैतिकता का ह्रास हुआ है, जी तो स्कूली शिक्षा भी उससे अछूता नहीं है। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य जी भी उस चीज से अछूता नहीं है। जी अभी आपने पूछा स्कूली शिक्षा का हमारे समय में और अभी के समय में क्या परिवर्तन है, जी तो मुझे अब याद आता है कि जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, जी तो टीचर्स जो थे वो हमारे घर के बाहर के पेरेंट्स वही हुआ करते थे। जी और उनका हमसे जो अटैचमेंट होता था, वो आज भी वो अटैचमेंट बना हुआ है। जी और संस्कार के लेवल पे, जी धरातल पे, संस्कार के धरातल पे चीजें हुआ करती थी। जी घर में जो संस्कार माँ से मिलता है, उसके जी अलावा हमारे गुरुओं के द्वारा जो संस्कार हैं, उनसे जो मिलता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल उस समय अदा किया करता था। जी अभी पक्के तौर पे शायद शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में शायद वैसे रिलेशन की कमी महसूस होती है। हम जी लोग तो स्कूल नहीं जाते, लेकिन हम जो अपने बच्चों में संस्कार देखते हैं या बच्चों में अपने स्कूल और अपने टीचर्स के प्रति जो भावना देखते हैं, उसमें उससे अर्थ ये निकाला जाता है कि हाँ, पक्के तौर पे इस व्यवसायीकरण के दौर में शिष्य और गुरु का जो संबंध होता है, वो कहीं ना जी कहीं
थोड़ा कमजोर हुआ है और जी शिक्षा क्षेत्र व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है। जी इसे मेरे ख्याल से आप जैसे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के विषय में जो काम कर रहे हैं, इन लोग जी अगर आगे आते हैं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित भी कर पाएंगे। जी अभिभावक के रूप में मेरा ये मानना है कि हमें अपने बच्चों को अपने शिक्षकों का आदर करना वैसा ही सिखाना चाहिए जैसा हम अपने समय में किया जी करते थे। और जी हमारे टीचर्स के लिए मेरा ये सलाह रहेगा कि उनके ही बच्चे हैं, शिष्य जो जी हैं उनके ही जी बच्चे हैं, और वो केवल वहाँ पुस्तकीय ज्ञान अर्जन करने नहीं जाते हैं, वहाँ वो जी संस्कार सीखने भी जाते हैं। क्योंकि घर में तो वो 8 घंटे रहेंगे, 4 घंटे 6 घंटे रहेंगे, लेकिन जी अपने जीवन का बहुत बड़ा समय वो स्कूल में व्यतीत करते हैं। तो मेरा जी सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि उनमें संस्कार डालना माँ के बाद शिक्षक का ही कर्तव्य होता है। जी बिल्कुल। और संदीप जी, आपको खुशी होगी कि हमारे साथ में दर्शक में आपके बिलासपुर के ही एक एजुकेशन एक्टिविस्ट जो काफी समय से बच्चों के हितों में काम कर रहे हैं, वो जुड़ चुके जी हैं और उन्होंने लिखा भी है, सर जी आप सभी को नमस्कार, बिलासपुर से मैं पवन ताम्रकर। और आपके ही बिलासपुर क्षेत्र से वो आते हैं, उन्होंने आपको जी नमस्कार पवन कहा जी है। और नमस्कार। जी, और उन्होंने एक मैसेज भी भेजा है कि निजी स्कूलों ने शिक्षा को व्यावसायिक रूप में बदल दिया है। तथा एक और मैसेज वो कर रहे हैं कि आज के समय में, कोरोना के समय में बच्चों को ऑनलाइन क्लास कराई जा रही है, जो कि व्हाट्सएप द्वारा मोबाइल पर पढ़ाया जा रहा है। इस स्थिति में क्या आपके पास बच्चों की आंखों की परेशानियां सामने आई? चूंकि वो उनको पता है कि आप नेत्र चिकित्सक हैं पवन ताम्रकर जी को, तो उन्होंने आपसे ही संबंधित एक सवाल कहा है, पूछा है आपसे कि आंखों से संबंधित जो परेशानियां सामने आई हैं, उसमें आपका क्या विचार है, अभी क्या स्थिति है? जी ये संदीप जी। बहुत ही ये बहुत ही समसामयिक क्वेश्चन है। पवन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकेंगे। जी मोबाइल का चलन बहुत ज्यादा बढ़ जी गया है। केवल जी मोबाइल ही नहीं बोलना चाहिए, हम इसे कहते हैं स्क्रीन टाइम। जी चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, जी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कारण जी बहुत सारे हो सकते हैं। कोरोना काल में डेफिनेटली ये मजबूरी रही है कि स्क्रीन में पढ़ाई किया जाए, व्हाट्सएप में पढ़ाई किया जाए, ऑनलाइन पढ़ाई हो। लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन ज्यादा देर उपयोग करने से जो परेशानियां होती है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। मेरे हॉस्पिटल में आज के डेट में अगर मैं देखूं तो पहले जहां केवल 5 से 10% बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण समस्या होती थी और वो अस्पताल आते थे मेडिकल हेल्प लेने, आज 40 से 50% पेशेंट जो बच्चे आ रहे हैं खासकर, जी या जो एडल्ट्स भी आ रहे हैं, वो जी 40 से 50% ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई ऐसी समस्या है जो कि ज्यादा देर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी में व्यतीत करने के कारण आ रहा है। जी इसमें 3 रूप से आंख में परेशानी आती है। पहला जी तो ये हो गया कि आप जब लगातार स्क्रीन में देखते हैं तो जी आंख पलक झपकने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, और जी इस पलक झपकने के फ्रीक्वेंसी के कम होने के कारण आंख में जलन, लाली, ये सब चीजें होती हैं। दूसरा जी दूसरा समस्या आता है कि हमारी आंखें सामान्य तौर पे 20 फीट से ज्यादा दूर की चीजें देखने के लिए बनाई गई है प्रकृति जी के द्वारा। जी लेकिन जब हम लगातार नजदीक की चीजें पास स्क्रीन पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे जब लगातार नजदीक की चीज देखते रहते हैं तो हमारे जी आंख में स्ट्रेन ज्यादा होता है, आंख को ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। इस जी कंडीशन को हम एस्थेनोपिया कहते हैं, और इसके जी कारण बच्चों में शाम के समय हेडेक होना, चिड़चिड़ापन आना, ये चालू हो जाता है। या जी अगर ज्यादा देर तक वो स्क्रीन टाइम उपयोग कर रहा है तो फिर जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो फिर दूर की चीजें धुंधली दिखने लगती है। जी तीसरी समस्या जो है जो कि हमारे शरीर के सार्केडियन रिदम से संबंधित है। जब ये आंख में रोशनी पड़ती है, कंप्यूटर से निकलने वाली रोशनी जब आंख में पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो जी ये रोशनी हमारे ब्रेन को ऐसा मैसेज देती है जिससे कि बहुत सारे हार्मोनल डिस्टरबेंस होने लगते हैं,
और जी जो पर्याप्त मात्रा में गहरी नींद आनी चाहिए वो नींद नहीं आती। अर्थात जो जी हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है शरीर का, कि पर्टिकुलर टाइम में सोना है, पर्टिकुलर जी टाइम में उठना है, ये डिस्टर्ब होने लगता है। ये जी सर्केडियन रिदम जो होता है वो हमारा डिस्टर्ब होने लगता है, खासकर स्क्रीन से निकलने वाले ब्लू लाइट से। तो जी इस तरीके से बच्चों में या एडल्ट्स में भी ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण ये 3 तरीके से प्रॉब्लम आ रही है और ये जी काफी विकराल रूप लेते जा रहा है। अगर मैं इसका सलूशन के रूप में बोलूंगा तो मैं सभी टीचर्स लोगों को स्कूलों में, मैंने लगातार ये मैसेज, जब लॉकडाउन चालू हुआ था, कोरोना काल चालू हुआ था पिछले साल मार्च अप्रैल में, तब से मैं लगातार जी मैसेज करता हूँ स्कूलों में कि बच्चों का क्लास जो है वो 30 मिनट से ज्यादा का ना हो स्क्रीन में, अगर ऑनलाइन जी क्लास हो रहा तो। जी दूसरा, उस 30 मिनट के बाद बच्चे को कम से कम 10 मिनट का एक गैप दीजिए और जी उसमें कंपलसरली बच्चे को बोलें कि वो खिड़की से, अगर वो घर से बाहर नहीं जा पा रहा तो खिड़की से बाहर दूर की चीजों को फोकस करे, जिससे कि जी आंख में लगातार स्ट्रेन के कारण होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। तीसरा, जी अगर बच्चा मोबाइल में पढ़ रहा है तो मोबाइल में, हर मोबाइल स्मार्टफोन में ब्लू लाइट फिल्टर नाम का एक सुविधा होता है। उस सुविधा जी को ऑन करके रखें, जिससे कि ब्लू लाइट फिल्टर होगा तो बच्चे का सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब नहीं होगा। और जी तीसरी जो सलाह रहेगी कि बच्चों को लगातार गेम्स वगैरह खेलने के लिए ना प्रोत्साहित उसको डिस्करेज करें, क्योंकि बच्चे जब गेम्स खेलते हैं स्क्रीन में तो कंसंट्रेशन के साथ उनको बिना पलक झपके स्क्रीन को देखना पड़ता है, उसके जी कारण भी डिस्टरबेंस होता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करके उनको गाइड करें तो स्क्रीन टाइम से होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बाकी सभी बातें महत्वपूर्ण है, परंतु एक बात कैच करने वाली है बच्चों के लिए, जो मोबाइल में जो ब्लू लाइट फिल्टर होता है, वो आपने काफी अच्छी बात कही। इसी में मैं आपसे मतलब पूछना भी चाहूंगा कि जो ये चश्मा लगे हैं, चश्मा भी क्या ब्लू लाइट फिल्टर वाले काम करते हैं? जैसे इसमें हमने हमको जहां से हम खरीदे हैं उन्होंने कहा कि ब्लू लाइट फिल्टर वाला चश्मा है, तो क्या ये काम करता है या मोबाइल में ही होना आवश्यक है? अगर आपका कंप्यूटर में बहुत देर तक ज्यादा काम है, आपका जी प्रोफेशन ऐसा है कि आपको कंप्यूटर में ज्यादा देर बैठना पड़ता है, तो जी डेफिनेटली ब्लू लाइट फिल्टर अच्छी कंपनी का अगर यूज करते हैं ग्लास, तो जी वो ब्लू लाइट को कम करता है और आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने में सहायक रहता है, अच्छी जी अच्छी कंपनियों का। लेकिन हाँ, अगर वो ग्लास अच्छे क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का नहीं है तो वो जी हो सकता है कि ब्लू लाइट फिल्टर एक्चुअली ब्लू लाइट फिल्टर का काम ना करे। हाँ, लेकिन जी अगर ग्लास आपका ब्लू लाइट फिल्टर है तो डेफिनेटली आपको फायदा करेगा वो। तो यदि मोबाइल अच्छी कंपनी का ना हो, क्योंकि आजकल कोरोना काल में नया मोबाइल खरीदना भी लोगों की बस की बाहर है कई बार, तो वो चश्मा भी यूज कर सकते हैं ब्लू लाइट फिल्टर वाला? जी जी, चश्मा भी यूज कर सकते हैं। चश्मा में अगर ब्लू लाइट फिल्टर यूज कर रहे हैं तो वो भी उतने ही इफेक्टिव है। जी। तो इसमें एक अनुमानित लागत तो मुश्किल से 500, 1000, 1500 की आता होगा चश्मा खरीदना, मेरे हिसाब से। नहीं, वैसे उस फील्ड का मैं विशेष जानकार नहीं हूँ, जी, उसके लेकिन मान के कमर्शियल चलिए आता है, लगभग लेकिन मेरे लोग, ख्याल से महंगा आता है। महंगा आता है ये ब्लू लाइट फिल्टर ग्लास जो है, थोड़े पर महंगे हैं, मोबाइल दो पर हजार के मोबाइल दो खरीदने हजार से मोबाइल खरीदने से सस्ता पड़ेगा। हाँ हाँ, डेफिनेटली मोबाइल से सस्ता है। हाँ, क्योंकि नहीं, मोबाइल लोगों को से। इसलिए बताना जरूरी है कि यदि अब वो मोबाइल के चक्कर में पड़ेंगे तो वो 5-10 हजार से उतर जाएंगे। यदि उनका काम 1-2 हजार रुपए 3 हजार में होता है तो वो इस कोरोना काल में उनको ये आवश्यक जानकारी देना जरूरी है कि यदि आपके पास ब्लू लाइट फिल्टर वाला मोबाइल नहीं है तो आप ब्लू लाइट फिल्टर वाला आप चश्मा भी यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ताकि बिल्कुल, कोरोना काल डेफिनेटली। में उनका जो आर्थिक स्थिति अभी सभी की खराब है, सभी जानते जी हैं जी। इस कोरोना काल में सभी की आर्थिक स्थिति खराब है। यदि उनका 1000 रुपए भी बचता है तो हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाई जाए और उनका आर्थिक स्थिति जो खराब है उसमें ज्यादा खर्चे ना हो, पर बिल्कुल ठीक सुविधा भी बात मिल है। सके। जी। जी। इसमें पवन ताम्रकर जी हमारे साथ और जुड़े हैं, उन्होंने काफी अच्छी एक बात कही है, उनकी एक बात और ली जा सकती है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना एक मजबूरी बन गई है, जिससे बच्चों की आंखों में काफी परेशानी हो रही है। कोई ड्रॉप या कोई योगा या एक्सरसाइज भी बताइए। जी जी संदीप जी। आ, सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर, बेटर जी देन क्योर। आप तो जी पहले बच्चों को यह आदत डालें कि वो स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें।
जी ऑनलाइन पढ़नी मजबूरी है डेफिनेटली, जी लेकिन ऑनलाइन 2 घंटे या 3 घंटे का क्लास होता है। जी अगर केवल बच्चा ऑनलाइन में 2-3 घंटे व्यतीत करता है तो उससे कोई जी तकलीफ नहीं है। लेकिन जी होता क्या है कि बच्चे 3 घंटे ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं, उसके बाद भी वो बेचारे चूंकि अभी स्पोर्ट्स वगैरह बाहर आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जी मजबूरी में बेचारे बच्चे फिर वो मोबाइल से चिपक जाते हैं। तो जी अपन घर में कोशिश ये करें कि क्लास के अलावा मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। जी आई ड्रॉप के रूप में डेफिनेटली आई ड्रॉप, अगर बच्चे को तकलीफ ज्यादा है तो आई ड्रॉप के रूप में टीयर सब्स्टिट्यूट आपको ओवर द काउंटर बहुत सारे मिल जाएंगे। जी टीयर सब्स्टिट्यूट जो जी आंसू की मात्रा को मेंटेन करते हैं आंख में, ये जी निरापद दवा है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं। इसको इनिशियल लेवल पे आप आराम से डाल सकते हैं। टीयर सब्स्टिट्यूट जो है वो ओवर द काउंटर अवेलेबल हो जाता है। आप इसको उपयोग कर सकते हैं 3 बार 4 बार, 7 दिन 8 दिन 10 दिन लगातार डाल करके देखिए। अगर आराम मिल जाता है बच्चे को तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आराम नहीं मिलता है तो जी डेफिनेटली फिर डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा। योग या एक्सरसाइज की बात है तो इसमें केवल स्क्रीन टाइम के लिए कोई अलग से स्पेसिफिकली अलग से कोई योग का सलाह नहीं दिया जा सकता। हाँ, आंख जी के कुछ एक्सरसाइज अलग से किए जा सकते हैं। जैसा कि जी मैंने अभी पहले बताया कि हर आधा घंटे बाद बच्चे को 20 फीट से ज्यादा की चीजों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारी आंख जो बनी है वो जब भी हम 20 फीट से ज्यादा की दूर की चीजें देखते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड कंडीशन में रहता है। जी तो आधा घंटा मोबाइल में क्लास अटेंड कर लें, फिर 5 से 7 मिनट 10 मिनट उनको ये बताएं कि खिड़की से बैठ करके किसी दूर की चीजों को, आसमान को, बादल को, किसी पेड़ पौधे को अपना देख करके रिलैक्स करें। उस जी 2 पीरियड के गैप में जो 10 मिनट का गैप है उसमें भी वो मोबाइल के दूसरे एक्टिविटी में ना जाएं। जी दूसरा, अगर और भी तकलीफ है तो आंख को रोटेट करने वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कि पूरे आंख को चारों तरफ गोल गोल घुमाना और पूरी तरह किनारे इधर राइट साइड देखना, फिर पूरी तरह लेफ्ट साइड देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना। अगर ये जी एक्सरसाइज भी करते हैं तो काफी सूदिंग इफेक्ट बच्चे को मिलेगा। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है, हर 30 मिनट के बाद आपको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए आपको बच्चे को दूर की चीजों पे फोकस करने का आदत डालना। जी जी बिल्कुल आपने सही बात कही। और कुछ दिनों से, जैसे 2-3-4 महीनों से हो गया लगभग, मैं घर से बाहर कम निकल रहा हूँ या ज्यादा से ज्यादा घर पर रह रहा हूँ। तो चूंकि घर के अंदर हूँ, दूर की चीज नहीं देख रहा हूँ, शायद मेरे आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी, जिसके कारण मैं अभी 2-4 दिन से कंटिन्यू बाहर निकल रहा हूँ और दूर की जो दृष्टि है उसको कोसने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मेरी आंखें अपने आप, जो धुंधली चीज हो रही थी, क्लियर होते जा रही है। इसमें हमारे साथ एक और दर्शक के रूप में सपना अवधिया जी जुड़ी हुई है। उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट्स आर सफरिंग, इवन टीचर्स आर आल्सो फेसिंग सेम प्रॉब्लम। मतलब आंखों की समस्या या अन्य बीमारियों से जो बच्चों को इफेक्ट हो रहा है, वो इनका कहना यह है कि शायद टीचर्स भी इफेक्टेड हैं। ये बात सही है, और इसमें आपका क्या विचार है? हाँ, डेफिनेटली टीचर्स भी काफी मेहनत कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। बहुत सारे टीचर्स के लिए ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही नया मुद्दा है, जो कि जी पूरे उनके कैरियर में पहली बार हुआ होगा कि ऑनलाइन टीचिंग पे उनको कंसंट्रेट करना पड़ रहा। ऑफिस जी के भी बहुत सारे काम ऑनलाइन करने पड़ रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल पे करने पड़ रहे हैं। तो जी जैसा मैंने बताया, बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स लोगों का भी स्क्रीन टाइम काफी बढ़ा है। तो सेम वही प्रोसेस जो हम बच्चों को एडवाइस करेंगे वो एडल्ट्स के लिए भी है, और एडल्ट्स को भी वो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जी आपसे मैं मेन बात पूछना चाहूंगा कि चूंकि अभी कोरोना काल में पूरा विश्व प्रभावित है, तो आप चूंकि नेत्र विशेषज्ञ हैं, तो कोरोना काल में क्या मरीजों की संख्या बढ़ी है, आंकड़े बढ़े हैं? कोरोना में अगर आप केवल नेत्र से संबंधित जानना चाहते हैं तो नेत्र में, आंखों में अलग से कोरोना का इफेक्ट, अलग से कोई बहुत खराब इफेक्ट नहीं आ रहा है। जी लेकिन कोरोना के कारण कुछ बीमारियां आंख की बढ़ी है, जो जी कि ब्लड में खून के थक्का बनने की प्रक्रिया के बढ़ जाने के कारण जो आंख की जो खून की नलियां हैं उनमें भी जी खून का थक्का बनना बढ़ जाता है।
तो कुछ जी केसेस अभी बढ़े हैं जिसमें कि खासकर जो खून की नली में आंख के रेटिना में जो खून की नलियां हैं उनमें खून का जी थक्का बन जाता है। उनको हम सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन या सेंट्रल रेटिनल वेस्कुलर ऑक्लूजन कहते हैं, जिसमें जी सडनली दिखना कम हो जाता है, दर्द नहीं होता, अचानक सुबह उठते हैं पेशेंट, उनको दिखना कम हो जाता है, या आंख के जी अंदर विट्रस हेमरेज ब्लीडिंग हो जाता है। ये दो तीन जी समस्याएं कोरोना काल में देखने के लिए एक्स्ट्रा बढ़ी हैं। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन डेफिनेटली कोरोना के पेशेंट्स लोगों में हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि आंख में ये समस्या तो नहीं आ रही है। अगर उनको, किसी भी मरीज को अगर दिखना अचानक कम हो जाए और वो जी कोरोना से पीड़ित रहा हो, इवन 2-2 3-3 महीने बाद, कोरोना से पीड़ित होने के 2-2 3-3 महीने बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो जी इस तरीके से अगर बोले तो शायद थोड़ा सा ये पर्टिकुलर बीमारी की संख्या, प्रिविलेंस बढ़ी है समाज में, जो कि कोरोना जी से कोरिलेट किया जा सकता है। जी अदरवाइज कोरोना के दौरान अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है, उस दौरान आंखों में लाली आना और जलन होना और कीचड़ जैसा आना, ये सामान्य प्रक्रिया है, जो कि छोटी जी समस्या है। हाँ, लेकिन रेटिना में जो हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उसके लिए जरूर जांच कराना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि हर वो व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित होकर के 17 दिन पार कर लिया है, वो एक बार अपना 1 महीना कंप्लीट होते होते एक बार अपना नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपने आंखों की पूरी जांच करा ले, रेटिना की जांच करा ले, तो काफी जी बेहतर कंडीशन रहेगी। जी। मैं दर्शकों के लिए एक, चूंकि आर्थिक स्थिति से संबंधित ये बात रहती है, कि दर्शकों को ये भी आपसे, आपके जरिए बताना चाहूंगा कि क्या नेत्र, जो हम चिकित्सक के पास जाते हैं, उसके खर्चे मतलब 1000-2000 तक ही होते हैं कि हजार लाखों में आ सकते हैं? नहीं, ये सामान्य सी बातों के लिए, ऑपरेशन के लिए नहीं, सामान्य सी बातों के लिए, क्योंकि दर्शक क्या है, अक्सर लोगों के मन में रहता है कि क्यों हम डॉक्टर के पास जाएं, फालतू का क्यों खर्च करें, डॉक्टरों की फीस अधिक होगी। तो इसका हमको, उनका जो एक मन में बनी हुई धारणा, उसको भी हमको दूर करना है कि डॉक्टरों के पास जाना अनिवार्य है, और फीस के चक्कर में वो अपनी अपने ऊपर बीमारी ना लें। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, बहुत ही सही है। जी और मेरा यहाँ पर ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में दोनों तरीके की सुविधाएं, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी, काफी नेत्र रोग से संबंधित, विशेष रूप से अगर मैं बोलूं तो जी काफी अच्छी सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट सेटअप में भी रायपुर में, बिलासपुर में, मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जो कि डायग्नोसिस बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से, पूरे कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं। जी इसके अलावा चूंकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है अपने प्राइवेट सेक्टर के प्राय सभी चिकित्सकों के, कि अगर मरीज जेन्युइनली फाइनेंशियली वीक है, अगर लगता है कि हमको हम लोग हर रोज कम से कम 2-4 मरीजों का ऐसा रहता है कि ऐसा अगर लगता है कि मरीज फाइनेंशियली थोड़ा सा कमजोर है और जी उसे एडवांस इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत है, तो हम लोग उनको पैसे के लिए नहीं रोकते हैं, और पैसे के कारण उनके आगे के इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट पार्ट को हम लोग डिले नहीं करते हैं। और जी मेरा पूरा विश्वास है कि मैं ही नहीं, मेरे जितने भी कलीग होंगे, चाहे किसी भी फील्ड के होंगे, मेडिसिन के होंगे, चाहे वो सब अपने स्तर पर करते हैं। तो जी अगर आंख जांच कराना है तो आंख जांच कराने की बहुत सारी सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट सेटअप में भी है, प्राइवेट में भी है। प्राइवेट में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आर्थिक रूप से कमजोरी है और वो अगर बिलासपुर क्षेत्र के हैं, तो मैं उन्हें जी आपके माध्यम से एश्योर करना चाहता हूं कि अगर वो मेरे पास आते हैं तो पैसे के कारण उनके किसी भी इलाज में कोई भी कमजोरी नहीं आएगी। कोई भी इलाज जी में फीस का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। हमारा मेन मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम उनके दृष्टि को बचा सकें, उनके आंखों को बचा करके उनके क्वालिटी लाइफ को बेहतर कर सकें। पैसा उसमें हर्डल नहीं आएगा। हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिशनर के रूप में हम पूरे मरीजों को ये सुविधा दे पाना असंभव रहता है, लेकिन अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो बेहिचक हम मेरे पास आ सकता है, अस्पताल में आकर के अपने आप को बता सकता है, और हम उनको पूरी सुविधा देंगे। और मेरे ख्याल से मेरे प्राय कलीग ये करते भी होंगे। जी। आपने जो बहुत ही अच्छी बात, एक सामाजिक हित की बात आपने कह डाली,
कि आपके पास में लोग आ सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच आ सकते हैं और पैसे की बात नहीं आने देंगे। ये शायद एक बहुत हितकारी बात और जो सेवा भावना से जुड़ी हुई बात डॉक्टरों के और स्कूली जीवन में होना चाहिए, ये आपने कह डाली। ये आपकी बात सराहनीय है, हम आपका साधुवाद करते हैं और शायद दर्शक इससे ओतप्रोत होंगे। और जो दूसरे डॉक्टर हैं जो अभी सेवा भावना के चिकित्सा क्षेत्र को बिजनेस के रूप में बना चुके हैं या बिजनेस के रूप में ही देख रहे हैं, शायद वो भी आपसे सीख लेंगे कि डॉक्टर को मानवीय दृष्टि से होना चाहिए, सेवा भावना की दृष्टि से होना चाहिए, ना कि बिजनेस की दृष्टि से। तो हमारे साथ में अच्छा पवन जी का फिर एक मैसेज आया है कि शायद आपको काफी पसंद कर रहे हैं दर्शकगण और आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, कंटिन्यू आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। तो पवन जी का कहना यह है कि अभी हाल में मोतियाबिंद के केस काफी आ रहे हैं क्योंकि काफी समय से ऑपरेशन और अन्य जांच थम से गए हैं। आज की तारीख में सिम्स हॉस्पिटल में पर डे 40 से 50 केस आ रहे हैं जिसका ऑपरेशन हो रहा है। इसमें आपका क्या विचार है? जी हाँ, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है पवन जी का। और चूंकि कैंप सब बंद हैं, कैंप्स बंद हैं, दूसरा बहुत बार मरीज लोगों को जो सुविधा स्मार्ट कार्ड की थी वो अभी शासन के नियम के तहत प्राइवेट अस्पताल्स में मोतियाबिंद ऑपरेशन स्मार्ट कार्ड के थ्रू बंद है। और पिछले 6, 7, 8 महीने से भी मोतियाबिंद ऑपरेशन की संख्या कम हुई है, तो बैकलॉग इकट्ठे हुए हैं। और जब ये नवंबर दिसंबर के बाद से जब थोड़ा कोरोना अपने छत्तीसगढ़ में कम हुआ है तो डेफिनेटली जो मरीज परेशान है वो आ रहे हैं और मोतियाबिंद की संख्या हमको ज्यादा दिख रही है। लेकिन ये पिछले 1 साल में जो ऑपरेशंस नहीं हुए हैं उनका बैकलॉग है। कोरोना के कारण मोतियाबिंद के मरीज एक्स्ट्रा आने लगे हैं, बीमारी बढ़ गई है, ऐसी बात नहीं है। चूंकि पिछले 8-9 महीने से ऑपरेशन नहीं हुआ है, इसके कारण वो अभी केसेस ज्यादा हो रहे हैं। जी, आपके समर्थन में आपको साधुवाद देते हुए पवन ताम्रकर जी कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए आपकी सेवा भावना के लिए साधुवाद और बहुत अच्छा विचार और कार्य। ये आपको आपके समर्थन में पवन ताम्रकर जी लिख रहे हैं दर्शक के रूप में मैसेज किए हैं। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद पवन जी। मैं हमेशा तैयार रहूंगा। अगर आप तो बिलासपुर से ही हैं, जब भी कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले जिसको मेरी सेवा की आवश्यकता हो, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। जी, और हमारे साथ में दूसरे पैनलिस्ट श्री के एन झा सर, प्रोफेसर के एन झा सर जुड़ चुके हैं और किसी तकनीकी खामियों या व्यस्तता के कारण शायद जुड़ नहीं पा रहे थे, थोड़ा लेट जुड़े। पर सर नमस्कार, आपको प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपका शिक्षा की बातें कार्यक्रम में बहुत बहुत सर, शिक्षा की बातें काफी एंजॉय कर रहा हूँ सर। काफी यूजफुल डिस्कशन मैं सुन रहा था। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी प्रॉपर आ रही सर, जी प्रॉपर आ रही, थोड़ी कट रही थी। काफी अच्छा लगा मुझे, बहुत सारी यूजफुल बातें सुनने को मिली और रियली इस पेंडेमिक ने हम लोगों को पूरी लाइफस्टाइल में बदलाव ला दिया है। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा लोग पहले वाकिफ नहीं थे। मैं खुद कहता हूँ 60+ में जो मैं ऑनलाइन एजुकेशन से वाकिफ हुआ हूँ, अभी वही बच्चे छोटी क्लास से। तो ये कुछ हमें सिखा दिया, पेंडेमिक ने सिखा दिया। तो ये सही है कि कुछ एडवर्स बातें हैं उसमें, उसके लिए डॉक्टर साहब ने काफी प्रिकॉशंस भी बताई कि हमें कंटिन्यूअसली ज्यादा देर तक स्क्रीन टाइमिंग को कम करना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज और प्रिकॉशंस बताए हैं। पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट मत रखता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अभी बहुत ज्यादा लोग लाभ नहीं ले रहे थे और एक बहुत पूरी वर्ल्ड है एक तरह से। तो ये हमें अभी इसमें जुड़ना पड़ेगा धीरे धीरे, सही। तो काफी कुछ हम लोग लर्न कर सकते हैं इस माध्यम से, तो इसको हम डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, मेरा पॉइंट ये है। क्योंकि अभी बहुत सारी लिमिटेशन थी, हम लोग भी जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का काफी एडवांटेज लिए ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड। कई सारे वेबिनार अटेंड किए, कई सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड किए। तो अभी इससे हर कोई अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकता है एक एजुकेशन को करने के लिए।
क्योंकि आजकल एक बात हो रही है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। अभी हम केवल क्लासरूम पर कॉन्टेक्ट आवर्स पर उनके डिपेंड नहीं कर सकते हैं। एवरीबडी हैज टू लर्न कंटिन्यूसली। तो इसमें ऑनलाइन और इसके माध्यम से जो प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ कंटेंट अवेलेबल है, ये एक हमें एक अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए कि इससे जुड़कर हम अपनी एजुकेशन अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये मेरा एक व्यक्तिगत है, मत है, शायद आप लोग सहमत हो। नहीं, बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। ऑनलाइन क्लास तो अच्छी चीज है, परंतु सर इसमें क्या है, एक दिक्कत ये आ रही है जिसका ऑनलाइन क्लास का बेसिकली कोई विरोध नहीं कर रहा है। ऑनलाइन क्लास तो एक हाईटेक तरीका है पढ़ाने का और लोगों को लाभ भी मिलेगा और मिल भी रहा है। परंतु जो निजी स्कूल वाले हैं ये सिर्फ फीस के कारण ऑनलाइन क्लास चालू किए हुए हैं, ये सिर्फ लूट मार मचाए हुए हैं। इसका विरोध अक्सर हो रहा है क्योंकि इस कोरोना काल में लोगों की स्थिति खराब हो चुकी है और ऑनलाइन क्लास के बाद भी यदि वो जो बच्चा स्कूल में जाके पढ़ता था 1 लाख की फीस देता था, वो यदि ऑनलाइन क्लास में भी उतना ही फीस यदि लिया जा रहा है तो ये गलत हो रहा है। इसका विरोध हो रहा है जगह जगह। इसमें आपका क्या विचार है? दैट इज डिफरेंट इश्यू। वो तो मैं मानता हूं कि पेंडेमिक ने, मैंने बताया ना, फोर्स किया है हम लोगों को। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी आर नॉट रेडी। जी। अभी क्या हो गया कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, जो वहां पर एक छोटी बच्चों के साथ खासकर एक रेगुलर जो एक्टिविटीज होती थी वो सबसे डिप्राइव हो गए। तो अभी तो उनका एकेडमिक सेशन बचाने की चिंता थी। ये सही बात है कि क्लासरूम टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है। ऑनलाइन इज नॉट, कैन नॉट बी सीन एज ए मतलब अल्टरनेट टू क्लासरूम टीचिंग। उसके अपने एडवांटेज हैं, अपनी मेरिट्स हैं, उससे कोई तुलना नहीं है। रही उसकी बात कि कितनी फीस चार्ज करना चाहिए या वो जो पढ़ा रहे हैं क्या, क्योंकि वो टीचर्स भी तैयार नहीं थे पढ़ाने के लिए, जो प्रॉपर तरीके से कंटेंट का डेवलपमेंट करना चाहिए था वो भी तैयारी नहीं थी उनकी। तो ये सब तो लिमिटेशंस हैं। फीस के बारे में भी अलग इश्यू है, कितना फीस चार्ज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर ये तो एक मजबूरी जैसी बन गई। अब रही उसकी बात, गवर्नमेंट ने कुछ इसमें करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, स्कूल्स को भी सोचना चाहिए कि पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर कोई ज्यादा इसमें बर्डन ना आए, कोई कॉमन सॉल्यूशन बनाना चाहिए। पर मेरा एक यही कहना था कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स पे पूरा का पूरा एक नया वर्ल्ड गया है और कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। अभी इवन टीचर्स भी उससे वाकिफ नहीं थे। तो ये थोड़ा सा मैं उसको अवसर के रूप में देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा बीच में रोकते हुए, हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं इसमें। एक सोनू पटाक जी हैं, भाटापारा से हैं, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और बच्चों और अभिभावकों के लिए काफी काम कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर तिवारी जी को, चूंकि उन्होंने कहा कि हम सेवा भावना से कोई भी हमारे पास आ सकते हैं और हम उनका मतलब पैसे के कारण उनकी इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे, तो उनके लिए उनको बधाई देते हुए उन्होंने झा सर आपके लिए, आपकी बातों से प्रभावित होते हुए आपको बताना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन, सोनू पटाक जी का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ फीस वसूली का माध्यम है, क्योंकि वो वहां झेल रहे हैं, इसको निजी स्कूलों की मनमानी को झेल रहे हैं सोनू पटाक जी, और उनका काफी विरोध भी कर रहे हैं। तो ये अपने तरफ से एक बताना चाहेंगे। साथ में पवन ताम्रकर जी भी जुड़ गए हैं फिर से, और उन्होंने कहा है झा सर आपके लिए कि पहले 6 क्लास होती थी, अब 1 या 2 पर फीस पूरी देने का दबाव बन रहा है। तो इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, ये तो मैंने पहले ही कहा कि ये एक इश्यू अलग है। ये स्कूल मैनेजमेंट को और पेरेंट्स को सब बैठकर साथ में तय करना चाहिए। गवर्नमेंट भी इसमें इंटरवीन कर सकती है, करना चाहिए जी। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आज सेवा भावना के 2 द्वार होते हैं, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। दोनों सेवा भावना के द्वार हैं और दोनों पैनलिस्ट हमारे इन्हीं दोनों द्वारों से आए हैं। और सबसे अच्छी बात कि दोनों सेवा भावना से, क्योंकि मैं पर्सनल जानता हूं झा सर को, तो मैं झा सर मेरे गुरु हैं, मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगा। और आज जो कुछ हूं शायद झा सर के आशीर्वाद से ही हूं, कि झा सर काफी मुझे सपोर्ट किए जब मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में इनका शिष्य था, और झा सर उस समय से ही मुझे काफी पसंद है और शायद सभी बच्चों को पसंद आते थे, क्योंकि बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से झा सर करते थे, आज भी करते हैं, और शायद मेरे को लग रहा है फ्यूचर में वो कुछ करके दिखाएंगे बच्चों के लिए। और जो डॉक्टर तिवारी जी हैं, ये भी हमारे रिलेशन में ही हैं और काफी इनकी भी मैं सेवा भावना को इनके साथ में देखा हूं।
ये काफी अच्छे जगह जगह जाके निस्वार्थ भाव से निःशुल्क कैंप लगाए हुए हैं। तो दोनों पैनलिस्ट आज हमारे सेवा भावना के द्वार से आए हुए हैं, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा, जिसमें कि दूसरे डॉक्टर या दूसरे स्कूल वालों को इनसे सीख लेना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य और शिक्षा को ये बिजनेस ना बनाएं। इन डॉक्टर्स या इन जैसे प्राचार्य या शिक्षकों के जैसा बनना चाहिए, जो शिक्षा को और स्वास्थ्य को आज भी बचाए हुए हैं, सेवा भावना से के द्वारा रखे हुए हैं। तो मैं इस बीच में डॉक्टर शायद झा सर ऑनलाइन कट गए हैं, तो फोन से जुड़ रहे हैं सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, आप फोन से जुड़ सकते हैं, फोन लाइन भी इसमें मैं कर दे रहा हूँ और जस्ट मैं आपको उसमें ले रहा हूँ। जी सर। तो झा सर के बारे में बताया कि आप हमारे गुरु रह चुके हैं और हमको आशीर्वाद दिए हुए हैं। आज हम यदि कुछ हैं तो झा सर के आशीर्वाद से हैं। तो झा सर, आप अपने बारे में बताइए कि आप अभी वहाँ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप निस्वार्थ भाव से कर भी रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, और पुराने जो निकले हुए हैं कॉलेज से उनको भी आप अभी तक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, ये थोड़ा हो सकता है कि हमारे जो टॉपिक है आज का डिस्कशन उससे थोड़ा डेविएशन हो जाए जी, पर इम्पोर्टेंट बात यह कि सबसे पहले तो अपना परिचय ये दे दूंगा कि मैं 36 ईयर्स जी कंप्लीट कर चुका हूँ हमारे इसी एजुकेशन लाइन में, इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में। झा सर, एक बार मैं रोकना चाहूंगा, मैं डॉक्टर संदीप सर से पूछना चाहूंगा। सर, आवाज आ रही झा सर की? हाँ, आ रही। हाँ जी सर कंटिन्यू कीजिए सर। तो जी, मैं सर 1982 में इंदौर से बी किया था सर, और 84 से मैं लगातार यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में सर्व कर रहा हूँ। जी, तो समझ लीजिए कि काफी लंबा अरसा इस एजुकेशन लाइन में हो गया और अच्छा लगता है कि हम 10वीं पास बच्चों को यहाँ एडमिशन देते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। जी, 3 साल के अंदर उनको हम इंडस्ट्री रेडी बनाकर एम्प्लॉयबल भी बना देते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी दिला रहे हैं। जी, तो हमारा काम थोड़ा सा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ सिग्निफिकेंट है, हमारी कुछ सोसाइटी में कुछ उसकी उपयोगिता है। जी, तो मैं इसके कारण कभी बोर नहीं हुआ। दूसरा, मैं ये मान के चलता हूँ एक कॉलेज की ब्रांडिंग उसके स्टूडेंट से होती है। जी, और दिनेश शर्मा हमारे एक बहुत अच्छे लाइव एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर है सर, आपका आशीर्वाद है सर। स्टूडेंट रहे हैं जी, और मैं हमेशा उनसे कनेक्ट रहा हूँ सर। तो एक हमने प्रयास ये भी किया सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम पुराने छात्रों को ट्रेस करके और कनेक्ट करें। जी, तो वेरी रिसेंटली मैंने इसी पेंडेमिक टाइम में ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट की। हर संडे को हम लोग हमारे जो करंट बैचेस अभी जो पढ़ रहे हैं वो जी, अपने सीनियर्स के साथ रूबरू होते हैं, एलमनाई कनेक्ट के नाम से। जी, और वहां पर उनको उनके सीनियर स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसी पॉलिटेक्निक से इसी डिप्लोमा करके वो आज कैसे कैरियर के इस मकाम पे पहुंचे। जी, और मुझे बेहद खुशी होती है कि हमारे कॉलेज के निकले हुए बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बेहतर पोजीशन में हैं। जी, कई बच्चे तो जनरल मैनेजर बड़ी बड़ी कंपनियों में जी, या उससे भी बेहतर पोजीशन में पहुंच गए हैं। जी, तो ये सब जब उन लोग बच्चों के साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं तो बच्चों का भी डिप्लोमा के ऊपर भरोसा बनता है। बिल्कुल सर। मैं तो पर्सनल मैं आपके बारे में बता सकता हूं कि आपने पर्सनल हम लोग को हेल्प किया है, और शायद जो स्कूल कॉलेज के जो एजुकेशन सिस्टम से भी हट के आपने पर्सनल हम लोग को एक मोटिवेट किया है, और आज आगे बढ़ने में आज भी आप हमको कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट करते हैं, या कुछ नहीं तो हमको एक अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, या सपोर्ट करने की कोशिश आज भी आप कर रहे हैं, जिसका मैं मेरा हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं सर। जी सर। थैंक यू दिनेश जी। जी सर। और बेसिकली एजुकेशन तो मैं मान के चलता हूँ बाय डिफॉल्ट सोशल वर्क। जी सर। हम लोग जो भी कर रहे हैं सोशल वर्क है जी, और मेरे लिए पैशन भी है, क्योंकि अब और कोई दूसरा काम हमने कभी सीखा ही नहीं सर। और दूसरी बात ये भी रही कि हमें भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छे प्रोफेसर मिले जी, पूरे करियर के दौरान। अभी भी हम लोग सीखते रहते हैं। जी, मैं सर आपको बीच में रोकना चाहूंगा, मेरे को आपकी एक बात याद आ गई, और दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि झा सर, जब मैं आज 15 से 20 साल पहले जब पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ता था, तो झा सर को श्रम मंत्रालय और बड़े बड़े जगह पे ऑफर मिला, उसके बाद भी सर वहां नहीं गए।
उनका पैशन रहा कि हमको बच्चों को आगे बढ़ाना है और अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए उन्होंने समर्पित किया है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। नहीं, मैं गया भी था सर नहीं, पर उसके बाद भी आप पैशन के कारण वापस आए ना सर हमारे लिए। हाँ, यूपीएससी से मेरा सिलेक्शन हो गया था सर गवर्नमेंट में। जी सर। और ये जो डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग जी, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में मेरी पोस्टिंग एज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग हुई थी। जी सर। मैं वहां गया, सर्व किया और बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने सिस्टम में जाकर और बेहतर कर सकता हूँ, तो वापस लौट कर आ गया। जी जी सर। फिर मैं लगातार कर रहा हूँ जी। और मुझे लगता है कि जहाँ पर भी आप है वहाँ कुछ ना कुछ करने के लिए आपके पास जरूर कुछ है। जी। और तो अच्छा लगता है, काफी सारा रिस्पॉन्स लोगों से मिलता है। जी। और खासकर ये हमारे इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जो लिमिटेशन थी जी, वो काफी हद तक ओवरकम हुई है। हम काफी दूर दूर तक लोगों से कनेक्टेड है और हमारा जो डाटाबेस है स्टूडेंट्स का, जी, पिछले 36 साल में जो बच्चे हैं, काफी सारे बच्चे जुड़े हैं प्रीवियस बैचेस के भी सर। भले ही हम लोग उनसे कनेक्टेड है, अच्छा लगता है। जी। और कोशिश है कि अभी भी कुछ और अच्छा होना चाहिए, जी। हमारी कोशिश है। जी। लगातार खुद को भी अपडेट करने की कोशिश करते हैं। जी। हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी मैं बराबर उनका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जी, तो अच्छा लगता है। जी। और दिनेश जी भी जो काम कर रहे हैं, खासकर अपने जो उनका मेन जॉब है इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जी, और साथ में उन्होंने ये जो काम लिया है एजुकेशन के को लेकर, मैं देखता रहता हूँ, जी, वो काफी काबिले तारीफ है। और ये धन्यवाद जो सर। इश्यूज है वास्तव में सोशल इश्यूज हैं। जी। एजुकेशन अपने आप में पूरा एक सोशल वर्क है। जी। अब जैसे बहुत सारे लोग अफोर्डेबिलिटी फीस है कि नहीं है, जी। दूसरी बात मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होना चाहिए, जी। तीसरी बात आजकल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा हो। जी। क्योंकि मुझे याद आ रहा है हम लोग जब पढ़ते थे तो बुक्स उतनी महंगी नहीं होती थी, जी, उतनी ज्यादा नहीं होती थी। जी। अभी तो आजकल एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो गई है। जी। अब किताबें हर बार नए सिलेबस आ जाते हैं, नई किताबें खरीदनी होती है। जी। तो मैं जो समझता हूँ सेकंड हैंड बुक्स का एक पूरा मार्केट हुआ करता था। मैं इंदौर में भी उसको काफी, सेकंड हैंड बुक्स का स्कोप भी खत्म होता जा रहा है। जी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई, इसके बारे में कोई ना कोई हमें स्ट्रेटेजी वर्कआउट करनी पड़ेगी। जी। शेयरिंग वाली बात होनी चाहिए। और दूसरा तरीका यही है कि अगर हम एक बुक को शेयर, महंगी बुक्स खरीदने की अपेक्षा जी। इसके पीडीएफ वगैरह कुछ शेयर करें, कुछ ऑनलाइन उससे पढ़े, तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में कमी आएगी। और दूसरी बात यह है कि स्कूल और कॉलेज, जी। जब भी अभी क्लास हम लगाते हैं फिजिकल क्लासरूम में सेटअप में, तो हमारे पास लिमिटेशन है, इतने ज्यादा से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ा सकते। हमारी जो कैपेसिटी है 60 फीट की है, 90 फीट। जी। जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये डिस्टेंस हमारी, ये जो लिमिटेशन खत्म हो जाती है, हजारों लोगों को पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, फैकल्टी की शॉर्टेज को फुलफिल कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फैकल्टी को कहीं से भी कनेक्ट करके जी। और उसको क्लासरूम में ऐड कर सकते हैं। जी। इसके अलावा बहुत सारे लेबोरेटरीज की जो शॉर्टकमिंग थी, आजकल बहुत सारे एनिमेशन है, सिमुलेशन है, वर्चुअल रियलिटी और ये जो AR है, जी, ऑगमेंटेड रियलिटी, उससे ट्रेनिंग काफी आसान हो सकती है। जी। तो मेरा ये कहना है कि इसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम एक सप्लीमेंट्री, जो हमारी क्लासरूम एजुकेशन है उसको एडिशनल और सप्लीमेंट्री पार्ट के रूप में देखेंगे सर। तो हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हम बेहतर तरीके से काम करेंगे। और अभी स्टूडेंट्स को भी सोचना चाहिए, जी। टीचर्स को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जी। इसको हम अपने इंटीग्रल पार्ट बनाएं। आजकल एक शब्द का इस्तेमाल होता है फ्लिप लर्निंग। जी। फ्लिप लर्निंग का मतलब है एक तरह से कंबाइंड लर्निंग, मतलब हम आपको कंटेंट पहले प्रोवाइड करेंगे, जी। आप उसको देख लीजिए, बाद में फिर टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होगा ऑनलाइन। जी। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हमारी क्षमता भी बढ़ेगी, हमारी दक्षता भी बढ़ेगी जी। और कुछ अच्छा होगा। जी। तो जो कि अभी ऑनलाइन की चर्चा चल रही थी, तो मेरा यही थोड़ा इसको ऐड करना चाह रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर, आपने अच्छी जानकारी दी। जी। जी सर। एक इसको ऐसा मैथ्स के रूप में या उसको एक ईमेल के रूप में ना देखा जाए, जी। पर एक संभावना है, एक अवसर
जी और जरूरत है कि हम थोड़ा सा प्रिपेयर्डनेस के साथ इसको देखें, जी तो काफी कुछ अच्छा होगा। जी ऐसा सर, मेरा एक थोड़ा सबमिशन है। जी बिल्कुल सही सर, बहुत ही आपने अच्छी बातें बताई और शायद दूसरों को सीखने का मौका भी मिलेगा, दूसरे स्कूल कॉलेज वालों को भी जो ऑनलाइन क्लास से प्रिपरेशन करा रहे हैं बच्चों को, तो शायद काफी अच्छी बातें आपसे सीखने का मौका मिलेगी। और जिनको सीखना है तो शायद वो अशोकनगर जा भी सकते हैं। झा सर अपने अपने पर्सनल पैशन से वहाँ काफी, कोई सरकारी खर्चे से नहीं, पर्सनल हॉबीज के कारण, पैशन के कारण वहाँ काफी डेवलपमेंट बच्चों के लिए कर रहे हैं। जाके लोग जाके देख भी सकते हैं, हमने देखा हुआ है, और जिसकी हम सरेआम तारीफ भी करते हैं सर की। मतलब सर तो मानना पड़ेगा, गुरु होना चाहिए तो झा सर जैसा होना चाहिए। ऐसे यदि गुरु रहेंगे तो शायद बच्चे सही में आज आगे निकल रहे हैं। और आज हमारे जो साथ में बैचमेट्स हैं वो कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जर्मनी में है, कोई दुबई में है, भारत में भी काफी अच्छी अच्छी जगह पे हैं, गेल में है और दिल्ली में है, अच्छे अच्छे जगह पे हैं जो सर के पढ़ाए हुए हैं, सर के विद्यार्थी हैं। और आज भी हम लोग तहे दिल सर का धन्यवाद देते हैं कि सर ने हमेशा हमको सही शिक्षा दी, जो मतलब एक शिक्षा मिलना चाहिए गुरुओं से, वो हमको मिली है। आज हमारे जो संस्कार हैं या हमारे अंदर जो बातें हैं, आज यदि कोई हमको अच्छा मान रहा है, शायद मैं तो सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ कि सर आज मेरी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि एक गुरु होके मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सर की ही देन है कि सर के मुंह से मेरी तारीफ निकल रही है। तो ऐसे गुरु यदि बनेंगे, ऐसे गुरुशाला बनेंगे जो सेवा भावना से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। परंतु आज की डेट में मैं देखना चाहूंगा कि स्कूल स्कूल नहीं रह गया है, वहां सिर्फ फीस वसूली का जरिया हो चुका है। बच्चे अपने स्कूल के शिक्षकों का नाम तक उनको याद नहीं रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि स्कूल के जो शिक्षक हैं, मैं शिक्षकों की गलती नहीं मानता, क्योंकि स्कूल संस्थान ही बिजनेस पैटर्न में बन चुका है। तो जो वहां के संस्था बनाने वाले लोग हैं, जो वहां मालिक है, जो पैसा लूटने के तरीके से लगे हुए हैं, शिक्षकों को भी आधी तनख्वाह में काम करा रहे हैं और बच्चों को भी आधा ही ज्ञान मिल रहा है। इस तरीके से जो चल रहा है, तो शायद आगे चल के हमको ऐसा लगता है कि झा सर जैसे गुरु या आने वाले समय में डॉक्टर संदीप जैसे डॉक्टर मिलने को दुभर हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा पैशन, अब पहले पैशन था सेवा भावना का। देखिए हमारे सामने दो उदाहरण सामने हैं, डॉक्टर संदीप सर और डॉक्टर झा सर। परंतु आजकल का जो पैशन बनते जा रहा है सिर्फ पैसा वसूली। जितने डॉक्टर हैं लगभग सिर्फ पैसे की नियत से डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। जितने टीचर्स तो दूर की बात है, टीचर्स तो बेचारे नौकरी करना चाह रहे हैं। जितने स्कूल खुल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण स्कूल खोल रहे, पैसे कमाई के जरिया के कारण स्कूल खोल रहे हैं। कोई बच्चों के लिए हित के लिए नहीं, शिक्षकों के हित के लिए नहीं। शिक्षक भी मजबूरी में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं मजबूरी है, पैसन वाले बहुत कम बचे हुए हैं, और शायद स्टूडेंट तो मजबूरी में पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा देके, अभिभावक उनको पैसा देके अच्छी पढ़ाई दिलाना चाहते हैं, पर अच्छी पढ़ाई मिल नहीं रही है। आज के डेट में बहुत मुश्किल से डॉक्टर संदीप सर जैसे, डॉक्टर झा सर जैसे सेवा भावना से जुड़े हुए दो व्यक्ति जो सम्माननीय व्यक्ति हैं, वो हमारे इस सामाजिक परिस्थिति में अब शायद दिया लेके खोजने से मिलेंगे। पर इन्हीं सभी चीजों को हमको मिलके बचाना है। यही कारण है कि आज मैं उदाहरण स्वरूप दो हस्तियों को जो सेवा भावना से जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म में लाया और लोगों से मुलाकात कराने की कोशिश किया, और लोगों को शायद आप दोनों पैनलिस्ट की बात समझ में भी आई होगी कि किस तरीके से काम करना चाहिए। तो चूंकि समय ज्यादा हो रहा है और आप दोनों का अमूल्य समय मैं ज्यादा ले रहा हूं, तो डॉक्टर संदीप सर आपसे आखिरी समय में पूछना चाहूंगा, आप और कुछ बोलना चाहें अपने दर्शकों के लिए? दिनेश जी, जैसे कि आपके लिए तो मैंने कहा कि आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चालू किया है जी। झा सर की बातों से मैं सभी लोग इसमें जुड़े, और जो सामाजिक कुरीति बनती जा रही है स्कूल और स्वास्थ्य, इसको शायद हम मिलके ही खत्म कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करके सामने लाना चाहा हूं आप लोगों को कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, डॉक्टरों को आप लोगों से सीख मिलनी चाहिए, झा सर से दूसरे टीचरों या दूसरे शिक्षकों या दूसरे शिक्षा से जुड़े लोगों को सीख मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करके सामने आप लोगों को लाने की कोशिश किया हूँ। जी सर, जी संदीप सर। और झा सर की बात की पॉजिटिविटी को, वो अशोकनगर में शायद अभी बैठे हैं और मैं बिलासपुर में बैठा हूँ, तो इतने दूर से उनकी पॉजिटिविटी इतनी तेज है, इतनी तीव्र है उनकी पॉजिटिविटी कि मैं उनकी पॉजिटिविटी को मैं बिलासपुर में भी फील कर रहा हूँ। वो इतने अच्छे शिक्षक होंगे, इसका मैं उनकी बात से ही अनुमान लगा रहा हूँ कि यहाँ तक बिलासपुर तक उनकी एनर्जी फील हो रही है। और उन्होंने जो चीजें बताई है
वो मैं भी आज उनकी बातों से, इतने आधे घंटे की बातों से मैं उनके साथ बहुत सारी चीजें सीख लिया हूं मैं। तो वो एक शुद्ध रूप से शिक्षक हैं, टीचर हैं, और हर समय वो शिक्षकी रूप में रहते हैं। झा सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपके कुछ बातों से मैं भी आज बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया हूं, और मैं अपने लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करूंगा कि ऑनलाइन हम अपने शिक्षा को कैसे, अपने सीखने की प्रक्रिया को हम कैसे लगातार ताउम्र जारी रख सकते हैं। और उसमें आपने एक नया जो एंगल दिया है कि ऑनलाइन हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, यूज करने का तरीका बस आना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है आपने। आज जुड़े हुए सभी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे बात बड़े ध्यान से सुनी है। और मैं अपने तरफ से फिर से एक बार एश्योर कराना चाहूंगा दिनेश जी कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी परेशानी में हो, आंख से या स्वास्थ्य से संबंधित भी कोई परेशानी में हो, तो मेरे से सर, मैं आपको बिलासपुर बताना चाहूंगा कि आप अपने संकल्प नेत्रालय का थोड़ा सा नंबर भी इसमें बता दीजिए, जो ऑफिशियल नंबर है, ताकि लोग वहां कांटेक्ट भी कर सकें। जी, मैं नंबर बताना चाहूंगा। मोबाइल नंबर है 9425227054, 9425227054। इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट करें, और चाहें तो दिनेश जी के रेफरेंस में बात करें, बिल्कुल मैं अटेंड करूंगा, मैं मिलूंगा उनसे। जी, और झा सर, आपसे भी आखिरी कमेंट चाहूंगा मैं। आप आखिरी कमेंट करें कि दर्शकों को कुछ आखिरी समय में बोलना चाहें, शुरुआत आखिरी, चूंकि कार्यक्रम खत्म होने का समय आ गया। सुंदर मौका दिया डॉक्टर साहब के साथ हमारी परिचय लेकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। और रियली इतना मैं नहीं हूँ, जितना आप लोग तारीफ कर रहे हैं तो ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। नहीं सर, ज्यादा तारीफ नहीं, मैं आपका शिष्य हूँ, और मैं सोशल मीडिया के लाइव प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूँ जो सच्चाई है, झूठ नहीं है। दूसरा मेरा एक ये भी कहना है, एक्चुअली ये जो विसंगति आ गई है जो प्राइवेट एजुकेशन को लेकर, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ में, उनके बारे में भी लगभग वही ओपिनियन समाज का बन गया है कि दे आर मेकिंग मनी जी, और सेवा भाव थोड़ा मिसिंग हो गया है। तो ये सत्य भी है काफी हद तक, और हकीकत है, कर्मी सच्चाई है जी। बस सवाल इस बात का, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर ऐसे है कि बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के ये सर्वाइव नहीं कर सकते जी। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का भी जो एक रोल था कि हमने जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा था, धीरे धीरे गवर्नमेंट वहां से अपना विड्रॉ कर रही है सपोर्ट जी। जब सपोर्ट विड्रॉ कर रही है तो फिर प्राइवेट सेक्टर उसमें आएंगे जी। प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो डेफिनेटली भाई वो कहाँ से, आज अच्छी यूनिवर्सिटी दुनिया की वो एलुमनाई के सपोर्ट से चल रही है जी। तो सोसाइटी को सोचना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि केवल प्रॉफिट मेकिंग ना बने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर जी, तो सोसाइटी को कुछ ना कुछ उसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ शेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो कड़वी सच्चाई है ये तो हकीकत बनी गई है जी। यही बात हेल्थ के बारे में भी हो रही है। अभी डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे लगे मुझे, इतना अच्छा बता रहे हैं। आज भी ज्यादा से ज्यादा कैटरेक्ट के ऑपरेशन हमारे कैंप में हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं जी। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर सारे लोग पैसा देकर करेंगे तो ये सेवा नहीं बचेगी जी। तो आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारी अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या टीचर्स अपना रोल बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। तो अभी बैलेंस तो बनाना पड़ेगा जी। एक तरफ हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए, दूसरी बात सर्विस ओरिएंटेशन भी देखना पड़ेगा जी। तो थोड़ा सोसाइटी भी उसमें आगे आए जी। तो जो लोग कुछ खर्च कर सकते हैं जी, वो अपना खर्च करें, जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो शेयर करें, अभी CSR एक्टिविटी में कुछ सपोर्ट करें। तो मुझे लगता है कि ये सोसाइटी को कुछ अच्छा मिलेगा, और वो तो हकीकत बन गई भाई, जो इतना एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा वो तो प्रॉफिट कमाएगा, फीसेस भी रखनी पड़ेगी। अब ये विसंगति क्यों आ गई? क्योंकि टीचर्स को सैलरी कहाँ से आए, वो दे आर नॉट चार्जिंग फ्रॉम गवर्नमेंट से, कुछ उनको मिल नहीं रहा है जी। तो प्राइवेट स्कूल को टीचर्स को भी देना है, क्योंकि अगर टीचर्स को नहीं देंगे तो वो भी एक अच्छी बात नहीं होगी। स्टूडेंट और पेरेंट्स कहते हैं हम फीस नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप पढ़ा नहीं रहे हैं। तो ये सब विसंगतियां पैदा हुई है, तो सोसाइटी को सोचना चाहिए कि हमें इसे सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा हेल्थ और एजुकेशन को।
जी सभी लोगों को बराबर से मिले, क्योंकि ऊपर वाले ने सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ भेजा है, और ये जो डिवाइड है, ये जो भेदभाव है, जी समाज ने पैदा किया है। जी इसके कारण कई सारे टैलेंट वो वंचित रह रहे हैं समाज में, हेल्थ से और एजुकेशन से। जी तो ये थोड़ा सा मेरा सबमिशन है, सोचना चाहिए। हमारे दिनेश जी ने बहुत अच्छा ये एक अभियान चलाया है, लोगों को एक फूड फॉर थॉट जी ये दिया है, लोग सोचें और सोचें कि इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सर झा सर, आपके लिए हमारे दर्शकों में जुड़े हुए हैं सोनू पटाक जी, जो काफी अच्छा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने आपको लिखा है, आपको मैसेज के द्वारा लिखा है, झा सर जी प्रणाम आपको, मतलब आपकी बातों से इतने प्रभावित हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। मेरा भी आप सब लोगों को बहुत बहुत अभिवादन, सादर धन्यवाद। मैं ऐसा बड़ा एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ कि इतने दूर से हमारे वेवलेंथ मिल रहा है, सबसे बड़ी बात तो जी। और सीजन इश्यूज हमें सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। विरोध करने से समस्या बनी रहेगी, समाधान नहीं होगा, समाधान खोजना पड़ेगा। ये जरूरी भी है, शायद पेंडेमिक ने हमें सोचने का मौका दिया है कि हम इसको समाधान ढूंढें। जी तो आपने एक बहुत सुंदर अवसर दिया, बहुत सारे लोगों से रूबरू होने का। थोड़ा इंटरनेट से हमारी वो विजुअल वाली कनेक्टिविटी, वीडियो वाली थोड़ी अवसर नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को जोड़ पाया। ये हम लोग का सभी का सौभाग्य है कि आप दोनों जैसे सज्जन पुरुष जो समाज हित में काफी काम कर रहे हैं, दर्शकों को सुनने का मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं, आपने शानदार हमें प्लेटफॉर्म, शानदार मौका उपलब्ध कराया, तो घर बैठ के ही है। पर मैं तो फिर से जुड़ना चाहूंगा, अगली बार हम और बेहतर तैयारी के साथ जुड़ेंगे, जब भी आप हमें इस कार्यक्रम में मौका देंगे तो। सर बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल चाहेंगे आप लोग जुड़े। तिवारी जी का और जो पार्टिसिपेंट, जो ऑडियंस हमें सुन पा रही है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ कि आपने हमें सुंदर मौका दिया है। जी सर, हम जरूर जुड़ना चाहेंगे जी आप लोगों के साथ में। सर तो चूंकि समय समाप्ति होने के बाद भी लेट हो रहा है, और हमारे साथ में दर्शकों में अभी जुड़े हैं मृणाल तिवारी जी। उन्होंने कार्यक्रम को बहुत बढ़िया परिचर्चा के रूप में कहा है। धन्यवाद मृणाल तिवारी जी। और जो कि मेरे जिया जी भी हैं, मैं बताना चाहूंगा, शायद लाइव कहीं से देख रहे हैं। और धन्यवाद जिया जी, आपको सादर प्रणाम भी। और उन्होंने मैसेज द्वारा लिखा है सराहनीय कदम, तो धन्यवाद जिया जी। और साथ में सोनू पटाक जी का भी आखिरी मैसेज आया है, आदरणीय तिवारी सर के लिए आया है, डॉक्टर तिवारी जी के लिए। आदरणीय तिवारी जी प्रणाम आपको, प्रणाम सर जी। तो शायद तिवारी सर आपके बातों से काफी प्रभावित हैं, सोनू पटाक जी भी, वो भी आपको सादर प्रणाम कर रहे हैं। और हमारे दर्शकों में इतने लोग जुड़े हैं, लगातार जुड़ते जा रहे हैं। शायद चूंकि समय का अभाव होने के कारण हमको कार्यक्रम समाप्ति की आप लोगों से आज्ञा भी लेना पड़ेगा। तो झा सर, डॉक्टर तिवारी सर और मैं, सभी पैनलिस्ट जो हमारे साथ में, पैनलिस्ट के साथ में सभी दर्शकगण जो जुड़े हैं, जैसे पवन ताम्रकर जी, सपना अवधिया जी, सोनू पटाक जी, अंतरराष्ट्रीय सतनाम सेना से शायद रवि जी हैं, और साथ में हमारे मृणाल तिवारी जी। आप सभी दर्शकों का साथ में पैनलिस्ट जो हमारे साथ डॉक्टर तिवारी सर आप जुड़े हुए हैं, झा सर आप जुड़े हुए हैं, आप सभी से मैं आज्ञा लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश किए। और मैं आप लोगों से आगे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आगे भी समय समय पे आप समय दीजिए अपना, ताकि लोगों, क्योंकि आज भी बात खत्म नहीं हो पा रही है। शायद आप लोगों से हमको बहुत सारी बातें और पूछना है, जानना है, सीखना है, परंतु चूंकि समय का अभाव है और आप लोगों का भी अमूल्य समय है, इसलिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार।